हाय गाइस, वेलकम बैक टू ग्रेडअप बीसीए। आज हम डेटा साइंस का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा, काइंडली विजिट माय चैनल ग्रेडअप बीसीए एंड वॉच द प्लेलिस्ट डेटा साइंस यूनिट 1। और अब हम डिस्कस करते हैं पहले सिलेबस जो मैंने यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले डिस्कस नहीं करा था। तो लेट्स डिस्कस द सिलेबस एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद द यूनिट 2। तो यूनिट 1 में हम ये सब पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, एवोल्यूशन, रोल्स पढ़ लिए डेटा साइंस में, स्टेजेस क्या क्या होते हैं एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट में, एप्लीकेशंस भी एंड डेटा सिक्योरिटी इश्यूज। हमने डेटा कलेक्शन स्ट्रैटेजीज जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पढ़ा, डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ा जिसमें हमने ये सारी स्टेजेस पढ़ी हैं, रिडक्शन, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। अब हम यूनिट 2 शुरू करेंगे जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। डेटा साइंस में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या सेंट्रल टेंडेंसीज और डिस्पर्जन यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, हम इन सब के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 में हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, उसके एसेंशियल लाइब्रेरीज, नमपाई, सब बेसिक्स पढ़ेंगे नमपाइस के। फिर उसके बाद हम पांडास भी पढ़ेंगे जिसमें सीरीज़ और डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस पढ़ेंगे सारे जो भी हमारे यूज़ होते हैं पांडास में। एंड लास्टली यूनिट 4 में हम केस स्टडीज़ पढ़ेंगे कि कैसे हम केस स्टडी के डेटा के बेसिस पे कैसे हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस लगा के अपनी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। वेरी बेसिक और आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी टू कवर अप। Please stick on with us and watch our video, share it with your friends, and I hope you understand the concept. Please like and share and do subscribe to our channel. स्टैटिस्टिक्स जो है वो वाइडली यूज़ करा जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, बोल की, एंड सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हम बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएँ। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटा साइंस में टू एनालाइज द डेटा, बिल्ड अ मॉडल एंड प्रेडिक्ट द आउटकम। सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इट इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। तो डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एक्सट्रैक्टिंग द इंसाइट्स अबाउट द डेटा। हम इससे इंसाइट एक्सट्रैक्ट करते हैं, पता लगाते हैं, इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाते हैं ड्यू टू स्टैटिस्टिक्स। और हम इन मेथड्स को अप्लाई करके समराइज़ करते हैं डेटा को और डिस्कवर करते हैं बहुत सारे पैटर्न्स जिनसे हमें प्रेडिक्शंस करने में बहुत ईजी रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द रॉ डेटा एंड एक्शनेबल इंसाइट्स, और ये बहुत हमें हेल्प करता है टू वर्क ऑन आर डेटा वेरी इफ़ेक्टिवली। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो दो तरह के हम पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? इट फोकसेस ऑन समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स समराइजिंग एग्रीगेशन में दिखाता है, फोकस करता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एंड इट यूजेस मेजर्स सच एज, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, ये सब पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें इंसाइट्स मिलते हैं अबाउट द डेटा कि एवरेज क्या है, अच्छा डेटा हमें बताना क्या चाह रहा है, मोस्टली डेटा किस तरफ टिल्टेड है। तो हमें इस तरह के इंसाइट्स मिलते हैं इनटू द डेटा सेंट्रल टेंडेंसी, क्या उसकी शेप है, कैसे वो डिस्पर्स है, कैसे वो स्कैटर्ड है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो इसमें हम विजुअलाइजेशंस भी यूज़ करते हैं, जैसे हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स हो गया, स्कैटर प्लॉट्स हो गया। तो ये आर ऑफनली यूज्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में टू रिप्रेजेंट द डेटा। और अगर हम बात करें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रेडिक्शंस और जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैम्पल। तो जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, तो दैट इज़ अंडर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इट हेल्प्स टू परफॉर्म अप्रॉक्सीमेशन, जब हमें कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है या कुछ ऐसी प्रेडिक्शन करनी होती है ऑन अ लार्ज डेटा सेट। जैसे मैंने बताया, कंक्लूजन निकालनी है कोई कि ओके वी कंक्लूड दिस बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो इसमें जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होती है। तो ये इसमें हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं या एस्टिमेट रिलेशनशिप लगाते हैं कि इतना एस्टिमेट है, अप्रॉक्सीमेट इतना है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्प डेटा साइंटिस्ट टू हैंडल अनसर्टेनिटी एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग व्हेन वर्किंग विद इनकम्प्लीट और लिमिटेड डेटा।
अगर हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा हो या लिमिटेड डेटा हो तो उसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत हेल्प करता है टू जनरेट द इंसाइट्स। तो अब अगर हम बात करें सिंगल सेट ऑफ डेटा को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मेथड्स आर यूज टू समराइज एंड अंडरस्टैंड इट्स मेन फीचर। तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं हम जब हम सिंगल सेट ऑफ डेटा को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। जैसे मैंने बात करा सेंट्रल टेंडेंसी या फिर टिपिकल वैल्यूज़ अगर हमें मेजर करनी होती है जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स। तो ये डिस्क्राइबिंग अ सिंगल सेट ऑफ डेटा हम इस तरह से कर सकते हैं, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है क्वांटिफाई द स्प्रेड, कितना स्प्रेड है हमारा डेटा, कैसा स्प्रेड है उसका देखते हैं कि जैसे सेंट्रल टेंडेंसी मान लो मीन है तो उससे कितना स्प्रेड है डेटा, कितने डिस्टेंस पे है, तो वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन हुआ। तो इसमें आते हैं रेंज, मिनिमम मैक्सिमम में डिफरेंस कितना है, वेरिएंस कि एवरेज स्क्वायर डेविएशन कितना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन, हम पढ़ेंगे क्या होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, और IQR दैट इज़ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। और तीसरा होता है शेप ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब द पैटर्न एंड शेप ऑफ डेटा। तो हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि डेटा किस तरफ लाई कर रहा है, मीन के फॉर एग्जांपल मीन के इस साइड लाई कर रहा है राइट साइड, या मीन के लेफ़्ट साइड लाई कर रहा है। तो हम इसमें देखते हैं स्क्यूनेस, मतलब हम इसमें एसिमेट्री मेजर करते हैं डेटा की। और एक होता है कर्टोसिस जिसमें हम टेल्डनेस मेजर करते हैं कि डेटा की पीक है या वो बहुत फ्लैट है। तो ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ये तीनों कैटेगरीज़ को हम डिटेल में यूनिट 2 में समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज जो डेटा साइंस में होती हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसीज वो होती हैं जो मेजर करती हैं टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट, या कह लो सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। तो इससे हमें समरी मिलती है, हम समराइज़ कर सकते हैं डेटा को और आइडेंटिफाई करते हैं एक सिंगल वैल्यू जो हमें रिप्रेजेंट करती है एज अ डेटा सेट का होल। जैसे हम सैलरी को मेजर कर रहे हैं, सैलरी को इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी एवरेज जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें जो हम एवरेज निकालेंगे वो हमें बहुत हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड कि डेटा है कैसा। तो द 3 मोस्ट कॉमन यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 हैं, हम इनके बारे में आप सबको पता ही होगा बट स्टिल विल डिस्कस इट। मीन होता है एवरेज, व्हेन वी सम ऑल द डेटा वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये वाइडली यूज्ड है सेंट्रल टेंडेंसी, स्पेशली जब न्यूमेरिकल डेटा होता है तो हम मीन बहुत ईजीली निकालते हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ डेटा सेट है, हमने इसको ऐड करा, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यू से, तो हमारी मीन वैल्यू 30 आ गई। मीन जो है वो इजी है कंप्यूट करने के लिए और हम इसमें सारे डेटा पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, बट द डिसएडवांटेज इज दैट इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मतलब कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि यही डेटा सेट है, तो इफ़ वन वैल्यू इज़ 500 इंस्टेड ऑफ 50, तो यहाँ पे अगर 500 होता तो हमारी देखो मीन ही चेंज हो गया, यहाँ मीन 30 है, यहाँ मीन 120 है। सो इसमें क्या होता है कि एक्यूरेटली सेंट्रल टेंडेंसी नहीं आती अगर हमारे डेटा में आउटलायर प्रेजेंट होता है। आउटलायर मतलब कि जो वैल्यू दैट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेडली हायर और लोअर, तो इससे हमारा मीन जो है वो बायस्ड हो जाता है, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड हम बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या हुआ, मिडिल वैल्यू। ये भी सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि अगर हम सॉर्टेड डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड डेटा है, तो उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी दैट वुड बी द मीडियन। सो इफ़ द डेटा सेट कंटेन ऑड नंबर ऑफ वैल्यू, तो जो मीडियन है वो तो एग्जैक्ट मिडल हो गई, बट इवन नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज़। ठीक है, तो हम पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं मिडिल वैल्यू। अगर हम कहते हैं कि इफ़ n इज़ ऑड तो मिडिल वैल्यू, तो मीडियन इज इक्वल टू मीडियन वैल्यू, और अगर इवन है तो एवरेज निकाल देते हैं दोनों का। यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखाया है, इवन नंबर का आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एडवांटेज देखें तो ये इफेक्टेड नहीं होता आउटलायर से, इट इज़ नॉट इफेक्टेड, बट द डिसएडवांटेज इज़ कि हम इसमें सारे पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ऑल ऑफ द पॉइंट्स आर नॉट कंसिडर्ड। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि
हमारे जो स्टार्टिंग और मतलब जो मिडिल के पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमारे कोई आउटलायर्स हो, यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ हो जो हमारे डेटा को परेशान कर रही है, बट यहाँ पे मीडियन जब निकाल रहे हैं तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। मोड की बात करें तो मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। तो अगर कोई भी वैल्यू, कोई मोड नहीं है, इसका क्या मतलब होता है कि ऑल वैल्यूज़ आर इक्वली एग्जिस्टिंग। वन मोड है तो उसको हम यूनी मॉडल कहते हैं, मतलब कि वन वैल्यू इज़ अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। और टू मोड्स है तो बाई मॉडल हो गया, मतलब टू वैल्यूज़ आर अकरिंग फ्रीक्वेंटली। मल्टी मोड्स भी होते हैं जब दो से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं। जैसे इसमें ये डेटा सेट है तो इसमें 20 एंड 40 दोनों ही दो दो बार अकर कर रही हैं, तो ये बाई मॉडल हो गया। तो इसकी एडवांटेज ये है कि ये न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल, मतलब कि जो टेक्स्ट वाला डेटा हुआ उसमें भी ये अप्लाई हो सकती है, न्यूमेरिकल में तो हो ही सकती है। बट डिसएडवांटेजेस कि जहाँ पे कोई रिपीटेड वैल्यू ही नहीं है वहाँ तो मोड का कोई काम ही नहीं हो पाएगा, सो इट इज़ नॉट यूज़फुल देयर। और ये मे नॉट प्रोवाइड अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, सिंगल नहीं मिली है, तो अब इट्स इशू। और अगर मल्टीपल मोड हुए तो मल्टीपल वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो डेटा को इंटरप्रेट करना मोड के तरीके से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। हमने सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड पढ़ लिया है। नाउ विल टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इट क्वांटिफाई द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स, कि कैसे डेटा पॉइंट स्प्रेड है अक्रॉस द सेंट्रल टेंडेंसी या विद इन अ डेटा सेट। तो वाइल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है इट प्रोवाइड सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, हमें एक वैल्यू मिलती है। डिस्पर्शन में क्या होता है, इट डिस्क्राइब हाउ मच डेटा वेरीज अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंट्रल वैल्यू है, तो और ये हमारे यहाँ पे मैंने डेटा पॉइंट्स बना दिए। तो डिस्पर्जन में क्या होता है, डिस्पर्जन में इट कैलकुलेट्स द स्प्रेड, कि ये सेंट्रल टेंडेंसी से कितना अवे है दिस थिंग, ये डिस्टेंस। तो इट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड, dispersed. So this is what measures of dispersion counts. So dispersion is crucial in data science because it helps in understanding data distribution, detecting outliers. अब ये बहुत दूर है तो this might be an outlier, okay, and accessing the reliability of statistical conclusion. तो importance क्या होती है, तो इट अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी, हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारा डेटा है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है या फिर वो टाइटली क्लस्टर्ड है, या वो सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही है या बहुत ज़्यादा दूर दूर है। कंपेयरिंग डेटा सेट्स, तो हमें ये कंसिस्टेंसी पता चल जाती है डिफरेंट डेटा सेट्स में। डिटेक्टिंग आउटलायर, जैसे हमने अभी देख लिया कि ये बहुत दूर जा रहा है, ये पक्का आउटलायर होगा, ये हमारे डेटा को ख़राब कर रहा है। और ये मॉडल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में फर्स्ट टाइप होता है रेंज। तो रेंज क्या होता है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इनमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द रेंज। तो जैसे यहाँ पे ये डेटा सेट है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हमें रेंज मिल गई। तो ये इजी टू कंप्यूट है, बट डिसएडवांटेज यही है कि इट इग्नोर्स हाउ डेटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बीच में जो डेटा होगा उसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं, हम बस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं। एंड इट ऑल्सो अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स। फॉर एग्जांपल हायर वैल्यू एक आउटलायर है तो हमारा पूरा डेटा में रेंज जो है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड टाइप होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या करता है, इट मेजर्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है उससे कितनी दूर हैं, तो ये एवरेज डिस्टेंस निकालना ऑफ अ डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। सो दिस इज़ द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इट इज़ यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ टू अवॉइड नेगेटिव डिफरेंसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें नेगेटिव जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको हम अवॉइड करते हैं, माइनस वाला अवॉइड करते हैं। तो ये सिंपल टू इंटरप्रेट है, बट डिसएडवांटेज इज़ कि इट डज नॉट एम्फसाइज लार्ज डेविएशन, ठीक है, एज मच एज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें जो होता है कि लार्ज डेविएशंस को इतना ज़्यादा नहीं ये एम्फसाइज करता।
वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज अ मेजर द एवरेज स्क्वायर डेविएशन. अब हमने स्क्वायर डेविएशन निकाला, अब हम उसको क्या करेंगे, मेजर्स द एवरेज स्क्वायर डेविएशन ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन, उसको स्क्वायर कर देंगे. तो अब इससे क्या होगा, ये लार्जर डेविएशन को एम्फसाइज कर सकता है, जो ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि हम इसमें स्क्वायरिंग कर रहे हैं उनकी, तो इसलिए ये लार्जर वेरिएंस भी देखेगा, लार्जर डिफरेंस. और स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझ लो, फिर मैं इसका एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, मैथमेटिकल प्रैक्टिकल. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. अब हमने क्या करा, जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन था, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, उसको निकाला, फिर हमने इसको जब स्क्वायर करा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को, तो वो बन गया वेरिएंस. ठीक है, और हमने अब ये वेरिएंस का क्या कर दिया, स्क्वायर रूट. तो जब हमने वेरिएंस का स्क्वायर रूट करा तो वो क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. अब एग्जांपल से समझते हैं. जैसे ये हमारा डेटा है, एक्स आई है, हमने ये निकाल लिया मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. हमने क्या करा, इसका मीन निकाला, इसका मीन आया 30. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा, 20 + 10 + 0 + 10 + 20. हमने सबसे डिफरेंस निकाला, 10 माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये. फिर उसके बाद हमने इसको प्लस करके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको कर दिया. ये हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. अब हम वेरिएशन निकालेंगे, तो हम इसी को ही स्क्वायर कर देंगे. जब हमने स्क्वायर करा 400 आया, इसको स्क्वायर करा 100, इसको स्क्वायर करा 0, इसको स्क्वायर करा 100, इसको करा 400. फिर अब हम इनको सबको प्लस करेंगे और नीचे n-1 करते हैं. फिर हमने इसमें निकाला आंसर और ये आया हमारा वेरिएंस. तो अब हम इसमें स्क्वायरिंग कर रहे हैं. अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को ही, जो वेरिएंस निकला है, इसी को ही हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे. तो इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट इतना आ रहा है. तो दिस इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एवरी डेटा पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी. I hope you have understood mean absolute deviation, variance and standard deviation. अब हम बात करते हैं coefficient of variation का. तो the coefficient of variation is the standardized measure of dispersion that compares the relative variability of different data sets. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज अ रेशो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन. हम इसका रेशो निकालते हैं और उसके बाद इसको परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो ये तब यूज़फुल होता है जब हमें कंपेयर करना होता है डेटा सेट्स विद डिफरेंट यूनिट्स, या फिर कोई और मीन से कंपेयर करना होता है. तो एडवांटेज क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, कि इट अलाउज कंपैरिजन. जो हमें परसेंटेज में आंसर आएगा तो ऑब्वियसली कंपेयर करना या कंपैरिजन बहुत ईजी हो जाएगा. और ये फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. बट इट इज़ नॉट यूज़फुल व्हेन मीन इज़ क्लोज टू ज़ीरो. अगर हमारा मीन बहुत ज़्यादा ज़ीरो से क्लोज है तो ये क्या करता है, हमारी जो वैल्यू है वो ख़राब आती है, इनएक्यूरेट आती है. तो मतलब तब ये यूज़फुल नहीं है. एंड इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव टू आउटलायर्स. ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, वेरिएंस अपॉन मीन इंटू 100. तो जैसे कि हमारा डेटा सेट ए है, इसका मीन आया 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 10. तो हम क्या करेंगे, 10/50 इंटू 100, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 20% है. वेराज जो बी डेटा सेट है उसका मीन 100 है, डेविएशन इतना है, इसका निकालेंगे तो 15% है. तो हमें ये पता चल रहा है कि डेटा सेट ए में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, ज़्यादा वो सेंट्रल टेंडेंसी से डिफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डेटा सेट बी. तो क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हायर है. इसी का ही एक और पार्ट होता है परसेंटाइल्स. परसेंटाइल्स अगर आपने सुना हो तो इट इज़ सिमिलर टू परसेंटेज, बट इट इज़ नॉट वेरी सिमिलर टू परसेंटेज. परसेंटाइल इज़ अ वैल्यू बिलो विच अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डेटा फॉल्स. तो बेसिकली अगर हम बोलते हैं कि 90th परसेंटाइल मीन्स 90% ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर बिलो दैट वैल्यू. तो इस परसेंटाइल वर्क्स दिस वे. आई होप यू अंडरस्टूड द परसेंटाइल is different from percentage. So if we are writing कि you got 99 percentile, it means that 99% of the people are below you. That is the meaning of 99 percentile. तो percentile help in understanding the distribution of data. तो इसमें भी हम data distribution को समझते हैं.
तो परसेंटाइल आर बेसिकली यूज इन एजुकेशन, बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। MBA के स्कोर्स आते हैं ऐसे 99 परसेंटाइल, तो एग्ज़ाम स्कोर्स में हम यूज़ करते हैं। तो 90th परसेंटाइल मीन्स परफॉर्मिंग बेटर दैन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड हेल्थ केयर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ग्रोथ चार्ट्स हम देखते हैं बेबी वेट की 70th परसेंटाइल मतलब कि वो हैवियर है 70% ऑफ द बेबी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड टू मेजर द वेट और द स्कोर्स इन एक्चुअल लाइफ। फाइनेंस में भी हम इसको रिस्क असेसमेंट में यूज़ करते हैं। तो कॉमन परसेंटाइल जो हम स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे पढ़ेंगे वो ये 3 है। 25th परसेंटाइल जिसको Q1 भी कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, हम क्वार्टाइल वाले पार्ट में इसको पढ़ेंगे। 50th परसेंटाइल इसको Q2 भी कहते हैं, मीडियन, और 75th परसेंटाइल Q3 या अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो 25th परसेंटाइल मतलब क्या हुआ कि ओनली 25% ऑफ पीपल फॉल बिलो इट एंड 75% ऑफ पीपल बिलो अबव इट। 50th परसेंटाइल मतलब हाफ ऑफ द पीपल आर बिलो इट, हाफ ऑफ द पीपल इज अबव इट। 75th परसेंटाइल मीन्स कि 75% ऑफ पीपल आर बिलो इट एंड ओनली 25 आर अबव इट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है, वी हैव टू कैलकुलेट द 40th परसेंटाइल, ठीक है। तो हम पहले डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो अभी ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, तो विल राइट P40। तो इसका फॉर्मूला होता है P वट एवर वी हैव टू राइट द नंबर अपॉन 100 इंटू दी 10+1, तो वट n+1। तो वट एवर वी हैव टू कैलकुलेट K डिवाइड बाय 100 इंटू n+1 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, एंड K इज़ द डिज़ायर्ड परसेंटाइल। जैसे हमने 40 निकाला है तो वी हैव टू राइट 40 बाय 100 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10+1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी गॉट 4.4। तो फोर्थ वैल्यू इज़ 20, 1 2 3 4 20। तो 20 एंड 0.4 इज़ द वे बिटवीन 20 एंड 25, ओके। तो हमने फोर्थ वैल्यू निकाली एंड 0.4 क्या हुआ 20 एंड 25 के बीच में। तो what we'll do is 20 plus 0.4, 25 minus 20. So we got the exact value of the 40th percentile. So 40th percentile is 22 in this data set. I hope you understood कैसे we have to calculate the percentile. अब हम बात करेंगे क्वार्टाइल्स के बारे में। तो क्वार्टाइल्स अभी मैंने आपको देखा 25th परसेंटाइल इज़ Q1 एंड 75th परसेंटाइल इज़ Q3। इसको हम याद रखते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल होता क्या है? क्वार्टाइल आर डिवाइडेड डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये डायग्राम को ध्यान से देखें। ये हमने फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये एक पार्ट है, ये सेकेंड क्वार्टाइल है, ये थर्ड क्वार्टाइल है और ये फोर्थ क्वार्टाइल है। तो क्वार्टाइल्स मतलब कि ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में एंड दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ परसेंटाइल। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टाइल है इसको हम Q1 बोलते हैं और ये 25th परसेंटाइल है, मतलब कि ओनली 25 ऑफ द डेटा फॉल्स बिलो Q1। फिर सेकेंड क्वार्टाइल आता है, ये सेकेंड क्वार्टाइल है। तो इसमें क्या है, इसमें और 25% ऑफ डेटा होता है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 50 है होगा, ओके। यहाँ 25 एंड यहाँ 75। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो सेकेंड क्वार्टाइल मतलब Q2, तो 50th परसेंटाइल हो, ये मीडियन हो गया। सो इसमें क्या है 50% ऑफ डेटा फॉल्स बिलो इट एंड अबव इट। देन वी हैव द थर्ड क्वार्टाइल विच इज़ द 75th परसेंटाइल, इसको हम Q3 भी बोलते हैं। तो 75% ऑफ डेटा फॉल्स बिलो इट, तो 75% ऑफ डेटा फॉल्स बिलो इट एंड ओनली 25% ऑफ डेटा इज अबव इट। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड क्वार्टाइल्स। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो फॉर अ डेटा सेट जिसका साइज़ n है, फॉर एग्जांपल 10 है या जो भी है, तो Q1 कैलकुलेट करेंगे हम 1/4 n+1। तो जैसे मान लो अगर 10 है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो वील कैलकुलेट लाइक दिस। ऐसे ही Q2, Q1, Q2 और Q3। तो इसमें हम 1/4 से करते हैं, इसमें हम 2/4 से करते हैं एंड इसमें हम 3/4 से करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द क्वार्टाइल रेंज। इसमें हमने एग्जांपल लिए, फॉर एग्जांपल हमारा डेटा सेट है जिसमें 8 वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Q1 निकालने के लिए 1/4 इंटू 8+1, तो 9/4 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी Q1 की। सेकेंड वैल्यू
तो हमारे इसमें डेटा सेट में सेकंड वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 20 है तो एंड 0.25 है तो इट लाइज बिटवीन 20 एंड 30। तो उसको कैसे निकालेंगे हम, 20 प्लस 0.25 30 माइनस 20, तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गई विच इज़ 22.5। तो ये हमारा Q1 है। देन वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2/4 इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज़ 8 प्लस 1, तो वील गेट 9/2, आंसर इज़ 4.5। तो फोर्थ वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हमारी 40 है, 0.5 को अगर हम कैलकुलेट करें तो 45 आ गया आंसर। इसी वे से कैलकुलेट करेंगे हम सबकी वैल्यू। फिर Q3 को कैलकुलेट करेंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लस 1, तो 27/4 आ गया, आंसर आ गया 6.5। तो 6 वैल्यू जो है ये है। और 7/5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम ऐसे ही 60 प्लस 0.75, 60 प्लस 0.75, 70 माइनस 60, तो विल गेट आंसर 67.5। तो हमने ये तीनों निकाल लिए, Q1, Q2 एंड Q3। ये हमारा डेटा सेट है, आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने निकालना होता है IQR। IQR इज़ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये रेंज कैसे निकालते हैं, हम बस Q3 को Q1 से माइनस करते हैं। तो जैसे हम Q3 को Q1 से माइनस करेंगे हमारे IQR आ जाएगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमारी Q3 यहाँ पे 67.5 है और Q1 22.5 है। जब मैंने माइनस करेंगे तो हमारी रेंज आ गई 40। Now we'll talk about measures of shape. We have already discussed about central tendency and measure of dispersion. Now we'll talk about skewness and kurtosis, how we graphically or visually represent the data and check how data symmetrically is distributed. So skewness, it measures the asymmetry of data. So it measures how data is distributed. So skewness measures the asymmetry of the data distribution. So it indicates, skewness हमें indicate करता है whether the data is concentrated more on the one side of the mean or the other side of the mean. तो अगर डेटा जैसे मीन बीच में आएगा, तो अगर डेटा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है तो वो उसको हम कहेंगे कि वो लेफ़्ट स्क्यूड है, राइट साइड पे तो हम कहेंगे राइट स्क्यूड कहेंगे। तो इसमें हम क्या कहते हैं, अगर डेटा सिमेट्रिकल है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ये मीन की है, सो डेटा इज़ सिमेट्रिकल ऑन द राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे स्क्यूनेस जो है वो ज़ीरो है। सो दिस मीन्स दैट द डेटा इज़ प्रॉपरली perfectly symmetrical data set. And on the other hand, if it is left skewed, if this is the mean and you can see that data is more on the left side, so this means that it is negatively skewed. And if we talk about right skewed, so what does this mean, that the data is positively skewed. So if skewness is negative, that means the data distribution is left skewed or negatively skewed, meaning it has a longer left tail. So you can see it has a longer left tail and most of the data points are concentrated on the right side of the mean. So here are most of the data sets and we have the longer left side tail. So this is the negatively skewed data set. If we talk about skewness, if the skewness is positive, so the distribution is right skewed, indicated that there is a longer right side tail and most of the data points are concentrated, मतलब कि ज़्यादा data points lie on the left side of the mean. So here are the most of the data points. So skewness जो होता है it is very beneficial because वो हमें help करता है to understand the data distribution, कि हमारा जो data है how it is distributed and before applying any statistical model we know about our data, कि अच्छा वो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम तरह की डेटा है, या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड है, ज़्यादा डेटा एक साइड है दूसरी साइड कम डेटा है. तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर डेटा सेट कम्प्लीटली सो दैट वी कैन मेक साउंड डिसीजंस अकॉर्डिंगली. एंड चूजिंग द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट. तो हम जब मेजर ऑफ शेप जब हम करते हैं तो उससे हमें डेटा के हमें पता चलता है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो एप्रोप्रिएट रहेगा. And skewed data violates normality assumptions in regression and machine learning.
जिसमें अगर हमें पता चलता है कि हम जो एजम्पशन बना लेते हैं कि नहीं डेटा नॉर्मल है, बट अगर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करके देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड इट मोर डीपली. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशंस. इट कैन हेल्प टू नॉर्मलाइज द स्क्यूड डेटा. अगर बहुत ज़्यादा ही स्क्यूड डेटा है तो हम उसको सिमेट्रिकल करने में भी हेल्प कर सकते हैं. तो ये सिमेट्रिकल डेटा मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्क्यूनेस ज़ीरो है. वी डोंट हैव एनी स्क्यूनेस इन द सिमेट्रिकल डेटा. So if we talk about how we calculate skewness, you should know the formula of skewness. So we calculate the number of observation. For example, it is 10. So 10 divided by 10 minus 1, 10 minus 2, and then we multiply it with every data point minus the mean. So we calculate the sum of every data point minus the mean divided by the standard deviation, and we have the whole to the power cube. So this is the formula of skewness. This is how we calculate skewness. And if we talk about types of skewness, there are 3 types we have already discussed, but we'll discuss again. Symmetrical distribution, that is zero skewness, when the left side and the right side of the distribution are mirror images. Like in this, you can see that from the 0, the mean, the data is positively skewed. Almost similar data is present at the both sides. So here the mean, median and mode, 3 of them are equal. So this is the normal distribution. We also call it as bell curve. Then we have positive skewness, that is right skewed. Here you can see that we have longer right tail than the left, and the mean is greater than the median. So here the mean is greater than the median and median is greater than the mode. So positive skewed statement is mean is greater than median is greater than mode. So this is of positive skewed. So for example, income distribution, most of the people earn low, few earn very high. So we see positively skewed distribution in such cases. Then we have negative skewness. Here you can see that there is a longer left tail than the right, and the mean is smaller than the median. So here the statement would be mode greater than median greater than mean. So this is how the statement would look like for negative skewness. Now we'll talk about kurtosis. So kurtosis measure the tailedness of the data set. So here what we were measuring कि किस साइड ज़्यादा डेटा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, किस साइड लाई कर रहा है. बट इसमें कर्टोसिस में वी मेजर कि उसकी जो टेल है, ये टेल्डनेस ये कैसी है. इफ़ इट इज़ मोर, इफ़ इट इज़ वेरी हाई मीन्स आउटलायर ज़्यादा है, जो एक्सटेंडेड जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा है. सो it measures, it tells whether the distribution has more or fewer extreme values. मतलब कि outlier ज़्यादा है या कम है compared to the normal distribution. तो जब हमें outliers के बारे में ज़्यादा information जाननी होती है तो we create kurtosis. We check making a kurtosis that if it has extreme values more or less. So here it is normal. If we talk about this, we have a really long tail. So means it might contain more outliers, and here there is very less tail, light tailed. See, here there is no tail. So we'll talk about that 3 types of kurtosis as well. So importance is that it helps in outlier detection. So high kurtosis means that there is extreme values, whereas it is also used in risk analysis. So if there is high kurtosis, so we can say that it indicates higher risk. And if you look at the formula, you should know how we calculate it. So n represents the number of observation, n into n plus 1 divided by n minus 1, n minus 2, n minus 3 into, we'll calculate the same thing we calculated in skewness, and but here we have raised to the power 4.
-3 into n minus 1 square upon n minus 2 n minus 3. So you should know the formula. It is not really important from the exam point of view, but if you know it, if you learn it, if you write it, it's good for you. And we have 3 types of kurtosis. So here you will understand it more properly. First is mesokurtic. So normal distribution. If the kurtosis value is equal to 3, means it has moderate tails. Means that this one, if you see this one, this is a normal distribution, mesokurtic. So here the kurtosis is equal to 3, and it is similar to a normal distribution. Moderate tail hota hai and standard normal distribution, for example. Then we have leptokurtic. So leptokurtic is heavy tailed, where kurtosis is greater than 3. So this one, this long tail, this is leptokurtic. So here the outliers are extreme, meaning there are more extreme values. It is heavy tailed. And example like stock market returns, so higher risk due to extreme movements. Then we have platykurtic. Platykurtic, it is light tailed. Here the kurtosis is less than 3. So this one, this small one is the platykurtic. So it has lighter tails, meaning there is fewer extreme values, there are less outliers. And example is uniform distribution, like equal probability for all values. So this is the example of platykurtic. Another statistical visualization tool is box plots. तो बॉक्स प्लॉट को हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स भी बोलते हैं, और ये भी डेटा साइंस में यूज़ करा जाता है फॉर विजुअलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कह सकते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट. जैसे हमने पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टूल्स पढ़े हैं, कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, वैसे ही बॉक्स प्लॉट यूज़ करे जाते हैं. तो बॉक्स प्लॉट्स आर यूज इन डेटा साइंस बेसिकली mainly for detecting the outliers. It is very easy to graphically represent कि कितने outliers हैं हमारे data set में, and it is also very useful to understand the data distribution and symmetry of the data, and it is also used to compare the distributions across multiple categories. जैसे हम देखना चाहते हैं कि मल्टीपल डेटा सेट की वैल्यूज़ में कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाई कर रही है, सैलरी में किधर है, सैलरी एज वगैरह सब में वी कैन मेक डिफरेंट बॉक्स प्लॉट्स एंड अंडरस्टैंड द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अमंग एवरी फीचर. और हम स्क्यूनेस एंड स्प्रेड ऑफ द डेटा भी यूजिंग बॉक्स प्लॉट हम विजुअलाइज कर सकते हैं. तो to get the insights into the spread, central tendency and presence of outliers in a data set, we use box plots. So there are 5 key components of box plot. सबसे पहले आती है minimum, या फिर कहेंगे हम lower whisker. तो जो ये वाला पार्ट है, this one, ये इसको कहते हैं हम lower whisker. तो lower whisker मतलब कि the point which डिटरमाइन कि ये लोएस्ट वैल्यू जिसमें डेटा, इसमें डेटा वैल्यूज़ लाई कर सकती हैं. तो लोअर विस्कर हम कैलकुलेट करते हैं 1.5 इंटू IQR फ्रॉम Q1. तो IQR का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. हमने पहले पढ़ा है. IQR इज़ इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो हम 1.5 इंटू IQR करते हैं एंड वी गेट दिस वैल्यू. तो यहाँ तक हमारे नॉर्मल डेटा पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, एंड एनी पॉइंट आउटसाइड दिस लोअर विस्कर इज द आउटलायर. देन वी हैव फर्स्ट क्वार्टाइल. सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल. फर्स्ट क्वार्टाइल means 25th percentile. We studied about quartiles before. So first quartile is the 25th percentile. That means that 25% of the data lies below this value, और इसको हम lower quartile भी बोलते हैं. Then we have median, which is Q2. तो ये जो सेंटर लाइन आप देख रहे हैं, this is Q2. तो 50th परसेंटाइल भी बोलते हैं, मिडल वैल्यू, मीन कह लो. तो 50% ऑफ द डेटा लाइज बिलो इट एंड 50% ऑफ द डेटा लाइज अबव इट. तो इसलिए ये हो गया Q2, एंड इसी को इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं. देन वी हैव थर्ड क्वार्टाइल Q3. सो दिस इज द Q3 वैल्यू, दिस लास्ट पार्ट. एंड
it means 75th percentile. That means 75% of the data lies below this value. इसको हम upper quartile भी बोलते हैं. Then we have the maximum, that is the upper whisker. This part is the upper whisker. इसको भी हम सेम वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं 1.5 इंटू IQR बट फ्रॉम द Q3. तो ये वैल्यू में और ये वैल्यू इंक्लूडिंग द क्वार्टाइल्स एंड द विस्कर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, इस पॉइंट तक हमारे डेटा पॉइंट्स लाई कर सकते हैं. बट आफ्टर दैट इसके बाहर, मैक्सिमम के बाहर एंड मिनिमम के बाहर जो भी पॉइंट्स होंगे दैट वुड बी आउटलायर्स. सो पॉइंट बियॉन्ड द विस्कर्स आर द आउटलायर्स. मतलब कि द डेटा पॉइंट बियॉन्ड 1.5 इंटू IQR फ्रॉम Q1 एंड 1.5 इंटू IQR फ्रॉम Q3, ये वाले पॉइंट के बियॉन्ड जो भी होंगे दे आर द आउटलायर्स. और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग स्मॉल सर्कल्स. दे आर द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड अनवांटेड वैल्यूज जो हमारे डेटा को पोल्यूट करते हैं. इंटरक्वार्टाइल रेंज तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Q3 minus Q1 is how we calculate interquartile range. It is basically the middle 50% of the data. तो ये हमारा हेल्प करती है आउटलायर्स डिटेक्ट करने में, जो हम इस फॉर्मूला में यूज़ करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स प्लॉट. Now let us talk about an important concept called linear regression. तो लीनियर रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए. प्रिडिक्टिव एनालिसिस यानी जब हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती, वी आर फाइंडिंग दैट वैल्यू, वी आर प्रिडिक्टिंग द वैल्यू विच इज़ अननोन टू अस. तो लीनियर रिग्रेशन इन डेटा एनालिसिस इज़ अ फंडामेंटल टेक्निक दैट प्रिडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ अननोन डेटा बाय यूजिंग अनदर रिलेटेड और नोन डेटा वैल्यू. जैसे कि हमारे पास एक डेटा होगा जो हमारे पास नोन होगा, वी विल हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ सम डेटा एंड उसके बेसिस पे हम अननोन डेटा की वैल्यू निकालते हैं. तो ये कैसे करते हैं? लीनियर रिग्रेशन इज़ द मॉडल दैट फाइंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी हमारे पास एक डेटा अवेलेबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि वो किसी डेटा वैल्यू पे डिपेंड नहीं होगा. तो एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड उसके बेसिस पे हम एक डिपेंडेंट वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे. हम इसको डिटेल में समझेंगे, आप बस अभी थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिए. तो एज्यूम करते हैं, फिर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. तो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो हम एक फिट करते हैं स्ट्रेट फिट लाइन, यानी कि कुछ ऐसा हमारा ग्राफ होता है. तो एक हम ऐसे लाइन, बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा पॉइंट्स जो हमें दिए गए होते हैं. एंड फिर अगर हमें कोई वैल्यू मिलती है तो हम इजीली उसका आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाते हैं. इसको हम डिटेल में समझेंगे. तो एप्लीकेशंस क्या होती है लीनियर रिग्रेशन की? हम इससे प्रिडिक्ट करते हैं सेल्स, रेवेन्यू, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं. तो हम लीनियर रिग्रेशन को समझेंगे यूजिंग हाउ स्टडी टाइम इफेक्ट्स द ग्रेड. अभी आगे देखते हैं. फॉर्मूला को एक बार नज़र मार लो. फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें जो y है ये स्टूडेंट का ग्रेड है जो हमें निकालना है. ठीक है, तो वो कह रहा है y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है? mx. m इज़ द स्लोप, रेट ऑफ चेंज जो हम निकालते हैं बाय कैलकुलेशन. x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमें स्टडी टाइम जो हमें पता है. तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. प्लस c इज़ द इंटरसेप्ट. तो ये भी हम निकालते हैं. चलिए अच्छे से इसको समझते हैं. अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, बट अब यू विल गेट इट ईजिली. तो कंसिडर एन एग्जाम्पल. हमारे पास एक डेटा है, ये हमारा डेटा सेट है जिसमें हमें स्टडी टाइम गिवन है और हमारे पास ग्रेड भी गिवन है. तो इसमें हमें क्या प्रिडिक्ट हो रहा है कि 1 घंटा पढ़ रहा है तो 50% आ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहा है 55 आ रहे हैं, ऐसे करके हमारे पास डेटा गिवन है. तो
तो जो स्टडी टाइम है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी स्टडी टाइम बढ़ रहा है तो हमारा ग्रेड बढ़ रहा है। तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ग्रेड डिपेंडेंट है। तो ग्रेड क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टडी टाइम क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो हमने अब इसको, ये जो हमारे पास डेटा है, हमने इसको प्लॉट करा। ये आप ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे ग्रेड्स है और यहाँ पे हमारा स्टडी टाइम है। तो जैसे जैसे हमारा स्टडी टाइम बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, जब हमने ये प्लॉट करा तो हमें पता चला कि विद द इंक्रीजिंग स्टडी टाइम ग्रेड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो स्टडी टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि ग्रेड कितना आ रहा है। तो स्टडी टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे डाला, ग्रेड को हमने वाई एक्सिस पे डाला। एज स्टडी टाइम इंक्रीजेस ग्रेड शुड गो अप, ये हमने यहाँ से प्रिडिक्ट करा। मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वो बढ़ रहा है। तो स्टडी टाइम इंडिपेंडेंट है और जो हमारा ग्रेड है वो डिपेंडेंट है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब ये जो हमने रेड लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। अब हम इसको निकालेंगे यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड और हम स्लोप और इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बेसिस पे फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि स्टूडेंट के ग्रेड कितने आ रहे हैं, जो भी हमें स्टडी आर दिया होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने मीन निकालना है ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने एक्स का मीन निकाला, एक्स यानी स्टडी टाइम का मीन निकाला। देन हमने वाई का मीन निकाला, यानी जो हमारे पास ग्रेड दिए हैं उनका मीन निकाला। जब हमने इन दोनों का मीन निकाला तो हमने स्लोप निकाली यूजिंग फॉर्मूला, जो कि है समेशन मीन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन वाई आई माइनस वाई मीन अपॉन एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। ये निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें सबको सारे एक्स की वैल्यूज़ को उसके मीन से माइनस करना पड़ेगा, सारी वाई की वैल्यूज़ को उसके मीन से माइनस करना पड़ेगा, एंड एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यही हमने इस टेबल में करा है। ये एक्स आई की वैल्यूज़ है, ये वाई आई की वैल्यू है। एक्स आई माइनस मीन, तो एक्स आई का हमारा मीन क्या निकला था? 3.5। तो वील माइनस 3.5 फ्रॉम एवरी वैल्यू एंड वील गेट द डिजायर्ड वैल्यू। फिर उसके बाद हमें वाई आई माइनस वाई मीन भी निकालना था। तो वाई मीन क्या निकला था? 65.83। हमने इसको सारे वाई की वैल्यू से माइनस कर दिया तो हमें कुछ वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद हमें एक्स आई माइनस मीन इंटू वाई आई माइनस मीन भी निकालना है। तो जो भी ये वैल्यू है इसको और इसको हमने क्या करा है? मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट दीज डिजायर्ड रिजल्ट्स। लास्टली हमें ये नीचे वाली वैल्यू निकालनी है, जो कि है एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। तो एक्स मीन हमारा क्या है? 3.5, एक्स आई ये वाली वैल्यूज़, तो इनको माइनस करके हमें मिल गया डिजायर्ड वैल्यूज़। ये जो है ये डिजायर्ड वैल्यूज़, दैट्स इट। अब जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं इनको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। जैसे पहले हमें समेशन करना है तो हमने इन सबको प्लस कर दिया, हमारी वैल्यू आई 107.5 और एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर करके इनको भी हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू है 17.5। तो 107.5 अपॉन 17.5 करेंगे तो हमारी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। स्लोप कैलकुलेट करने के बाद हमें इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होता है, जो कि है सी। इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट होता है? वाई मीन माइनस स्लोप जो हमने निकाल लिया इंटू एक्स मीन। वाई मीन था 65.83, एम था 66.14 और एक्स मीन था 3.5। जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमें इंटरसेप्ट मिल गया 44.33। फाइनल हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमें यहाँ पे स्लोप भी मिल गई, दैट इज 6.14, सी भी मिल गया, दैट इज 44.33। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y एंड m। अब हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो लेट्स प्रिडिक्ट द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट हु स्टडीड 7 आवर्स। तो हमें यहाँ पे 7 आवर्स मतलब कि हमें आर वाला मिला है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x।
तो हम x की जगह इसको डाल देंगे। तो जैसे ही हम इसमें x डाल के कैलकुलेट करेंगे वील गेट द y, दैट इज वील गेट द ग्रेड। तो अगर स्टूडेंट 7 आवर्स पढ़ता है तो हमारा प्रिडिक्टेड ग्रेड क्या हुआ, 87.31। So this is how we predict using linear regression. This is what linear regression is. हम एक बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं यूजिंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया, एंड देन वी जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला। जैसे हमने 7 आवर्स के लिए प्रिडिक्ट करा है, ऐसे हम 5 आवर्स के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 8 आवर्स के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड देन वील गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। This is how independent and dependent relationship works between linear regression. I hope you understood the concept of linear regression.